बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। दो की अच्छी सुबह नहीं हुई अगर आपने कल मिनी हार्ट अटैक्स के बावजूद कल का मैच देख लिया है और आपने सरवाइव कर लिया है तो आई एम ग्लैड, क्योंकि कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगी कि आपने अपनी ज़िंदगी के 4 घंटे ज़ाया नहीं किए। हमने किए, लेकिन हमने इस उम्मीद पर और इस आस पे किए कि वाह वाह क्या टीम परफॉर्म कर रही है पहली इनिंग्स के अंदर। उसके बाद फिर दूसरी इनिंग्स में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये वही टीम है। सो दो के थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और इस ऑप्टिमिस्टिक होने की वजह से ही मैंने कल मैच देखा था। बहुत सारे क्रिकेट लवर्स, और मैं इस बात का डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इस वक्त मैं एज अ क्रिकेट फ़ैन या एज अ क्रिकेट लवर अपना कैथारसिस कर रही हूँ। मेरे एंकर होने से इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। दो के कल के मैच के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड थे, बहुत एक जो कह लें उम्मीद के साथ हमने मैच का देखना शुरू किया। दो के पाकिस्तानी टीम ने बड़ा अच्छा, जो बॉलिंग लाइन है हमारी, उसने ये उम्मीद दिलाई कि नहीं, हम इंडिया के ख़िलाफ़ खेल सकते हैं और अच्छा खेल सकते हैं और इतने प्रेशर में खेल सकते हैं। जब हम यूएसए, जो कि पहली बार कोई वर्ल्ड कप खेलने आई थी टीम, हम उससे जितनी बुरी तरह से फेंटी खा के हारे थे। कल के मैच में फिर दूसरी इनिंग्स में हमें बहुत फेंटी पड़ी, और वो फेंटी ऐसी पड़ी कि बाबर आजम 13 रन्स बनाए, उस्मान खान ने 13 रन्स बनाए, फ़खर जमान ने भी कुछ 13 रन्स बनाए, और पाकिस्तान की जो तीसरी विकेट है वो 73 रन्स पे गिर गई। और फिर जो बाकी आने वाले ख़िज़ा के पत्तों की तरह हमारे जो प्लेयर्स हैं वो आउट होते गए। दो के हमारी बॉलिंग पे देखने का इतना मज़ा आया, क्योंकि इंडिया की टीम को 119 रन्स के ऊपर ऑल आउट किया पाकिस्तानी टीम ने। आमिर हो, नसीम हो, शाहीन अफरीदी हो, हारिस हो, सब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। सो आई एम ग्लैड कि बॉलिंग तो हमने अच्छी कर ली, लेकिन बैटिंग के बाद एक जीता हुआ मैच हमने प्लेट में रख के इंडिया के आगे रख दिया कि जी ये ले, हम इस मैच को खेलना डिज़र्व ही नहीं करते थे। आई एम सो सॉरी, मैं इस कह रही हूँ। अच्छा जी, इस मैच पे हमने इन डिटेल तज्जिया लेना है, लेकिन चूँकि पॉलिटिकल तज्जिया जो आज हमें देने वाले हैं, उनकी क्रिकेट पे बड़ी स्ट्रॉन्ग कमांड भी है, और उसके साथ साथ फिर ख़ुद भी वो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, सहाफ़ी तो हैं ही। मैंने सोचा कि मैं उनसे सियासत पे तज्जिया लेने से पहले ज़रा क्रिकेट पे एज अ क्रिकेट लवर उनके क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं, इस पर बात कर लेती हूँ। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड उर्मिला। पी साहब, आपने कल का मैच देखा होगा, जाहिर है आप इतने ऑप्टिमिस्टिक थे कि पाकिस्तानी टीम अच्छा खेलेगी, और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हम कल जीता हुआ मैच हारे हैं अपनी सिर्फ जो कह लें नाकिस कारकर्दगी की वजह से। उर्मिला, ये जो मैच था ये बड़ा मेरी नज़र में क्लोज निटेड मैच था। हिंदुस्तान अच्छा खेला है, बल्कि हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया 119 पे, और हमने बिकॉज इट इज़ अ क्लोज मैच, विकेट ऐसी थी, नई विकेट है, सेटल हुई नहीं है अभी, तो उसके लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक तो टॉस जीता, एडवांटेज था उसके पास। साथ आप कहें कि जो हमने मार खाई है वो टेक्टिकल मैं कहूँगा कि इश्यूज़ की वजह से, कि हमारे देखो ना, आपकी 15 का स्क्वाड है, 14 आपके साथ गए हुए कोचेज़, मैनेजर्स गए, कोचेस गए। मैंने कैप्टन को नहीं देखा कि जब आपको सिर्फ सिंगल्स चाहिए थे, 6 रन की आपकी एवरेज थी, आप सिंगल्स लो, हर बंदा अंदर जाके चौका छिक्के के चक्कर में पड़ गया। भाई तुम सिंगल्स लो, ये मैच ख़त्म हो जाता। exactly. और मुझे पता नहीं है क्या ये जो बैटिंग कोच है ये जाने से पहले लड़कों से कोई बात कर रहा था, मैनेजर कोई बात कर रहा था, ये जो कैप्टन है ये कोई बात कर रहा था। इनको चाहिए ऐसे मौके के ऊपर आप जाके बताते हो जूनियर्स को कि भाई इस तरह करो, इस तरह करना है, आपने सिंगल्स लेनी है, सीनियर पार्टनर को ज़्यादा मौका दो, हर बंदा जाके वहाँ हीरो बन रहा है। इस तरह क्रिकेट नहीं जीतते। इंडिया सिर्फ जीती है बिकॉज हमारी टैक्टिकल फेलियर है। मैच क्लोज था, बहुत अच्छा मैच था, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे टैक्टिकल फेलियर्स की वजह से, हमारी जो स्ट्रैटेजी कह लो, टेक्टिकल कह लो, जो भी कह लो, इन लोगों को आपने गाइड नहीं किया, बैट्समैन को, जो टेल एंडर्स, कि भाई तुमने जाके सिंगल्स लेनी है, जो चौके का बॉल होगा उसको ले लो। इन्होंने इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेली है उस वक्त जो कि नहीं खेलनी चाहिए थी, एंड दैट इज वेयर वी फेल। अदरवाइज मैच बुरा नहीं था। और यहाँ ये है कि उर्मिला, अब हम क्या करते, जी चेयरमैन को बदनाम कर दो,
उनको कर दो। चेयरमैन का से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये आपकी टीम मैनेजमेंट जो है ये उसका कसूर है। अच्छा ठीक है, आई सो अग्री विद दैट कि चेयरमैन का इसमें कसूर नहीं है। ऑन ग्राउंड एक कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या प्लेयर की, या स्ट्रैटेजी या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें देखनी होती हैं और आप बहुत बेहतर तौर पे समझते भी हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो मोहसिन नकवी साहब है, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी, हमें पता है टीम के अंदर क्या चल रहा था, अब आप टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ देखेंगे। अगर हमें इन चीज़ों का आइडिया है कि टीम के अंदर कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, प्लेयर्स की आपस में कोऑर्डिनेशन, ये जो भी उनको आइडिया था, तो ये इतने बड़े मैच से पहले हमें इस तरह के डिसीजंस पहले क्यों नहीं लिए? ये उसी दौरान क्यों ख्याल आता है, या उसके बाद जब पानी सर से गुजर जाता है? बड़ा सिंपल इसका आंसर है, हम है lastminute.com। जब कोई मुसीबत पड़ती है तो हम चेंजेस ले आते हैं, और जब उससे पहले आपको पता है कि भाई आपने डायग्नोज कर लिया है कि इशू क्या है, बिल्कुल इशू था। देखो ना, लास्ट मिनट में आपने शाहीन शाह अफरीदी को आपने कैप्टनसी से हटा दिया, फिर आप बाबर को वापस ले आए कि बाबर ठीक हो गया था इमीडिएटली। देखो, बाबर बड़ा अच्छा प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, बट ही इज नॉट कैप्टन मटेरियल एट ऑल। ही इज नॉट कैप्टन मटेरियल एट ऑल। एंड आपने उसको बेचारे को धक्का दे के फिर उसके अंदर डाल दिया। सो ये जो चीज़ें थी, ग्रुप्स बने हुए हैं बिल्कुल टीम के अंदर, फ्रैक्शंस है, और ये आज की बात नहीं है और मिला, ये बहुत पुरानी बातें हैं। जब मैं भी पाकिस्तान के लिए खेल रहा था उस वक्त भी यही चीज़ें हो रही थी। सो ये जो चीज़ है, इसको आई डोंट नो कौन ख़त्म करेगा। या तो आपकी सिलेक्शन बिल्कुल ऐसे लोगों के हाथ में होनी चाहिए कि जो कि क्रिकेट को इची बिची ग्रास रूट से जानते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी ने टेस्ट मैच खेलनी है और आप उसको सिलेक्टर बना रहे हो। ये डिपेंड करता है ऑन योर मैनेजमेंट एंड ऑन योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ये इस पर डिपेंड करता है। एंड आई एम सॉरी टू से ये जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी है, इट इज़ यूजलेस। अच्छा पीसी साहब, जिस तरह से हम कल के मैच पे ही मैं आखिरी सवाल अपना इस हवाले से कर रही हूँ कि हम अनफॉर्चुनेटली हमेशा हमने देखा है, जब भी हम मैच विनिंग सिचुएशन में होते हैं, हम अच्छा खेलते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और इतने प्रेशर में इंडिया जैसे जाइंट के आगे, दो कि हम पहले यूएसए के वजह से थोड़े डीमोटिवेट थे एज ए नेशन, मुझे लगता है क्रिकेट से हमारी बड़ी एक वाबस्तगी है, और जब इस तरह का कोई मैच हम हारते हैं तो एज ए नेशन भी हम बड़ा डीमोटिवेट होते हैं और फिर तनकीद करते हैं, प्लेयर्स को बॉडी शेम भी कर रहे हैं आजकल, ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। सो ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन के तौर पे निकलती हैं और फिर कहीं ना कहीं ज़ाहिर प्लेयर पे भी तो इसका इनडायरेक्टली असर पड़ता ही है। पता, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं हमारे पास फ्रेंचाइज है कि हर मैच हमने जीतना है, और भाई अगले कोई गुल्ली डंडा नहीं खेलने आए, उनके पास भी घर से खेलने आए हैं। हाँ। और आपने अपनी स्किल्स हाँ, और हमें एक दूसरे की जो स्किल्स है ये कॉन्टेस्ट उसका है। आपने सही कहा, हम बाद में लड़कों को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी बुनियाद ही वीक होगी तो बिल्कुल तनकीद आप पे आएगी। देखो ना, आपने कई लड़के हैं जो कि टीम में नहीं होने चाहिए थे, आपने उनको टीम में रखा, तो ऐसी चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं व्हेन द टाइम इज़ राइट। अमेरिका की बात करते हैं, ये एक फ्री क्विन था अमेरिका का, आप खिला लें इनके साथ, ये लड़के टैलेंटेड हैं, वो एक हो गया। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम आयरलैंड से भी हारे हुए हैं, बांग्लादेश से भी हारे हुए हैं, तो ये ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे से हार गए हैं, लेकिन ये फ्रीक्स हैं। ये लोग पता नहीं, इनकी एप्लीकेशन नहीं है, इनकी कंसंट्रेशन नहीं है, ये बहुत लाइट ले लेते हैं। एंड अगेन आई विल नॉट पुट द ब्लेम ऑन द बॉयज, आई विल पुट द ब्लेम ऑन द मैनेजिंग। ये जो इनके साथ बैठे होते हैं यार, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, खांसी का कोच, पता नहीं हाथ का कोच, पैर का कोच, हर किस्म के कोचेज इन्होंने लगाए हुए हैं। ये फ्लाइंग कोचेस क्यों हैं? ये मुझे बता दें। आपको एक मोटिवेटर चाहिए और एक मैनेजर चाहिए, दैट्स इट। 14-18 बंदे आप लेके जाते हैं साथ, खुदा के लिए यार, ये क्या करेंगे? लड़का वैसे कंफ्यूज हो जाता है वहां जाके। जाहिर है, ठीक हो गया। वैसे तो इस सिचुएशन में ना समझ आ रही है हंसना है, ना समझ आ रही है दुखी होना है, क्योंकि कल के मैच को लेके जाहिर है इतनी हमारी उम्मीदें पहली इनिंग्स के अंदर, मुझे बिल्कुल आई एम अनएबल टू गेट ओवर दिस मैच। लेकिन ठीक है, हम सियासत पे भी पीसी साहब आपका तज्जिया ले लेते हैं। मुल्की सियासत के हवाले से अब जो PTI और JUIF का एक इत्तेहाद सामने आया है, अपोजिशन इत्तेहाद का फैसला, ये इत्तेहाद आप क्या समझते हैं हुकूमत के लिए आप चैलेंज बन सकता है? और क्या अभी इस करंट सिनेरियो में, जबकि जून का मंथ स्टार्ट हो गया है, बजट आने वाला है, सारी सूरत हाल के अंदर क्या चीज़ें आप समझ रहे हैं? यार ये पब्लिक न्यूज़ क्या चीज़ है यार?
अच्छा, आवाज़ आ रही है? ओके। हम राबता करने की कोशिश करते हैं। पीजे मीर साहब हमारे से मौजूद थे, मैच के हवाले से बात कर रहे थे, और चूँकि पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी आपको पता है कि बहुत सारी हमारे मुल्क के अंदर रहती हैं, तो अभी पीटीआई JUIF के इत्तेहाद के हवाले से मैं बात करी थी। अपोजिशन इत्तेहाद का जो फैसला आया है, जब करंट सिनेरियो में हम हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर हुकूमत के लिए भी चैलेंजेस उस तरह से बरकरार हैं इकॉनमी को लेकर, लेकिन ऐसे में वज़ीर आज़म का जो दौरा चीन है वो बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल रहा है, और जो बजट है उसकी वजह से ताख़ीर का शिकार भी कुछ नज़र आ रहा है। ये जो JUIF है और PTI हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग होगा, और अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो लॉन्ग मार्च का एक मज़ीद स्टेटमेंट उन्होंने दी है, इशारा दिया है, तो क्या ये जो PTI की एहतजाजी सियासत है ये फिर से हमें एक बार नज़र आएगी सड़कों पर आना? और इस हवाले से ख़ुद बानी PTI भी एक दफ़ा कह चुके हैं, अब स्टेटमेंट दे चुके हैं, और ये सारी सूरत हाल जो है ज़ाहिर है एक मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना या उनके लिए मुश्किल हो रहा है सारी सूरत हाल। पीजे साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मीर साहब जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल JUIF और PTI का जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अपोजिशन इत्तेहाद का फैसला सामने आया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें, अगर हमें इस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए, PTI को ज़रा अब होश संभालना चाहिए कि इनकी वजह से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आ रही है। ये एक बहुत पॉपुलर जमात है, बहुत एक्लेम जमात है, इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, लेकिन इस सपोर्ट के साथ इन्होंने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, अपने ईगोज़ पे नहीं बैठना। आप बैठे इनसे बात करें, इनसे संजीदगी से बात करें, और जो दूसरी पार्टीज़ हैं इनको भी चाहिए कि संजीदगी से बात करें, क्योंकि ये संजीदगी से बात नहीं करेंगे और ये भी संजीदगी से बात नहीं करेंगे, जिस तरह आपने कहा है, ये पाकिस्तान का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। सो बेसिकली इन दोनों को एक पेज पे आना है और ये बात करें, छोड़ दें कि फ़ौज से बात करने। मेरी नज़र में फ़ौज का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़ौज को आप मत इन्वॉल्व करें, आप इन्वॉल्व करें अपने पॉलिटिकल डायस्पोरा को, और इसके अंदर आप बैठ के एग्री करें, डिसएग्री करें, बिल्कुल आर्ग्यूमेंट्स करें, पार्लियामेंट में बैठे आर्ग्यूमेंट्स करें, लीडरशिप की मुलाकातें हो, बातचीत हो। मुल्क आप लोगों ने चलाना है, फ़ौज नहीं चलाना। फिर जब फ़ौज आती है रोते हैं, कहते हैं जी जमहूरियत लाओ, तो जमहूरियत आती है फिर कहते हैं जी फ़ौज लेके आओ। तो हम क्या मजाक करते हैं अपने आप के साथ? हमें एक सिमत पे चलना है। आपके पास स्टेबिलिटी आ रही है, थोड़ी आ रही है, बट आ रही है। आप उम्मीद से रहें, और जब तक हम उम्मीद से रहें तो इंशाल्लाह काम ठीक होंगे। लेकिन PTI हैज़ टू सिट एंड टॉक विद द पॉलिटिकल एडवर्सरीज। मीर साहब, आपने पॉलिटिकल अपने स्टेक होल्डर्स की बात की, लेकिन हम देखते हैं कि PTI हमेशा से उनका एक बयानिया या मौक़िफ़ रहा है कि जी हमने बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। जैसे आरिफ अलवी साहब ने कहा जी कि हम घर के मालिक से बात करेंगे, किसी माली या ठेले वाले से बात नहीं करेंगे। अब जिस पार्टी की सोच या जिसका जो स्टांस है वो ये है, उससे एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे इनिशिएट कर सकती है गुफ्तगू? राना सनाउल्लाह साहब या दीगर लोग भी बार बार बातचीत की बात करें, लेकिन PTI का जो सबसे पहली प्रायोरिटी कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, जिसको वो घर के मालिक के तौर पे देखते हैं। देखें, ये ब्लेम करते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है क्योंकि इनका परसेप्शन है कि जनरल बाजवा ने इनको निकाला। जनरल बाजवा ने इनको नहीं निकाला, ये खुद निकल गए। ये वहाँ से निकल गए थे जब इन्होंने पार्लियामेंट अपनी छोड़ दी। मैंने खुद इमरान से कहा था, मैंने कहा यार डोंट गेट आउट ऑफ द पार्लियामेंट। आपका जो महाज है वो पार्लियामेंट है। होना चाहिए। आपने वो जो एक ब्लंडर किया है, इस ब्लंडर की कॉन्सिक्वेंसेज आपके सामने आ रही हैं। भाई पार्लियामेंट इज योर बैटल ग्राउंड, नॉट स्ट्रीट्स। रोड्स और ये बाहर आके ये आपका बैटल ग्राउंड नहीं है। रोड के ऊपर तो आप केओस ही लेके आओगे, वेदर इन A पार्टी, B पार्टी, C पार्टी। तो आपको बैठना चाहिए था वहाँ से। मैं समझता हूँ कि आपने स्टम्बलिंग एक ब्लॉक लिया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आज आपके साथ हैं। बिल्कुल ये कहते हैं कि ये फ़ौज, भाई फ़ौज क्या करेगी मुझे बताएं। सारों ने आपको कहा आप सिलेक्टेड हैं, फिर अगर आप सिलेक्टेड हैं तो क्या दोबारा आप उनके पास जा रहे हैं सिलेक्ट होने के लिए? क्यों जा रहे हैं आप? उनका तो ताल्लुक कोई नहीं है ना। बल्कि ये जो स्टिग्मा है, आपने स्टिग्मे को हटाना है कि हम सिलेक्टेड नहीं है, हम इलेक्टेड हैं, हमें लोग लेके आए हैं। तो जब आपको लोग लेके आए हैं, लोगों ने ये तो नहीं कहा कि आप फौज के पास जाएं। लोगों ने कहा है कि जो आपका पॉलिटिकल अपोनेंट है, जो आपके साथ सेनेट में और प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज में बैठ रहा है, आपने इनसे बातचीत करनी है।
दैट इज द रूट फॉरवर्ड। ये पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। मे बी पास्ट का बैड एक्सपीरियंस कईयों का होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन हमने आगे तो बढ़ना है ना उर्मिला। हम यहाँ तो नहीं रोते रहेंगे कि उसने ये किया, मैंने ये किया, मुझे क्यों इससे निकाला, मुझे क्यों कौन लेके आया, और ये क्या हुआ, ये छोड़ लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीर साहब हम इसी भंवर में तो उलझे हुए हैं। हम इन सियासतदानों को जब देखते हैं तो इनकी बात एक शख्सियत से, तनकीद से शुरू होकर दूसरी शख्सियत के ऊपर ख़त्म हो जाती है। अगर शख्सियात से निकलते हैं तो इदारों पे आ जाते हैं, फ़ौज है, कभी अदलिया है। ये सारी चीज़ें हम इसी साइकिल के अंदर, इसी सर्कल के अंदर घूमते हुए देख रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो निगलेक्ट हो रही है सबसे ज़्यादा वो आवाम हो रही है। हमारी इकॉनमी देख लें, हमारे दीगर मसाइल देख लें, हमारे समाजी इशूज़, सोशल इशूज़ देख लें, ये सारी चीज़ें ये ख़ुद बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर आवाम क्या करेगी? आपने एक जो लफ्ज़ किया ना कि एक दूसरे पे ये शुरू हो जाते हैं, मार्गरेट थैचर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उसने बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा कि जब मेरे पॉलिटिकल जो एडवर्सरीज हैं, जब उनके पास कुछ नहीं होगा कहने को, तो वो आपकी पर्सनालिटी पे आ जाएंगे, बिकॉज वो शैलो हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। एंड दिस गोज इन आवर कंट्री ऑन बोथ द साइड्स। ये कभी पीटीआई इनके पीछे पड़ जाती है, कभी ये उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या इनके पास और कोई डिबेट नहीं है? एनवायरनमेंट की नहीं है, महंगाई की नहीं है, पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी कितनी महंगी हो गई है, गंदा पानी लोग पी रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है, नथिंग एट ऑल। प्रायोरिटी नहीं है सर, नथिंग टू ऑफर, दैट इज द क्वेश्चन। ये प्रायोरिटी कैसे सेट होगी इन लोगों को अगर ये चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है? क्योंकि अब एक मंसूबा शुरू कर देना, उस पर टीवी पे आके बात करना, या उस पे आके डिजिटल के ऊपर हम कुछ कर दें कि जी हमने ये मंसूबा शुरू कर दिया, लेकिन उस मंसूबे का आउटकम क्या आ रहा है, इस पे तो कभी किसी को बात करते हुए हमने नहीं सुना। कि आपने अगर लैपटॉप स्कीम शुरू की है, या किसी ने हेल्थ कार्ड या सेहत कार्ड शुरू किया था, उसका आउटकम क्या है, उस पर भी तो कोई बात करे कि आवाम को उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। सो किन लोगों ने करना है, इनकी जो सिमत है वो कैसे दुरुस्त होगी मीर साहब? सबसे पहले ये जो लोग आते हैं, वेदर इट इज पीटीआई, नून, पीपल्स पार्टी, एनीबॉडी, कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और भाई तुमने कुछ नहीं किया है, दैट इज योर ड्यूटी। लोग इसीलिए आपको लेके आए हैं, ये नारे मारते हैं हमने ये कर दिया, और भाई तुमने क्या एहसान किया है? कोई किसी ने एहसान नहीं किया, किसी पार्टी ने। ये जब आपको लेके आते हैं, जिस तरह आपने बात की उर्मिला, इनका काम है लोगों की खिदमत करें। क्या करते हैं ये? इनकी प्रायोरिटी, बिल्कुल सही कहती हो आप, कोई प्रायोरिटी नहीं है इनकी। आज मुझे बताओ, आपका नेशनल एयरलाइन, दूसरी एयरलाइन मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, आज पीआई पे किसी की तवज्जो कोई नहीं है। मुझे बता दो ये क्यों नहीं कर रहे तवज्जो? भाई नेशनल एयरलाइन है, इंस्टेड के उसको रिवाइव करें, ये बेचने की सोच रहे हैं। हालांकि उसी एयरलाइन ने दीगर एयरलाइंस को खड़ा किया है सर। एमिरेट्स की जहां हम एग्जांपल देते हैं, उसको खड़ा करने वाली पीआईए है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। ये कभी पीछे लग गए थे वो पिछली गवर्नमेंट में कि जी ये स्क्रीप को भेज दो पेरिस में और रूजवेल्ट को भेज दो। शुक्र है कि अभी नहीं बेचा। आप एसेट्स बनाते हैं ये बेचने के चक्कर में। मुझे बताओ, एयरपोर्ट्स आपने बाहर आउटलेट कर दिए, एयरपोर्ट्स दे दिए, व्हाई? आपकी ये इसलिए है, इस मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कोई नहीं है। इस मुल्क के अंदर मिट्टी पाव है। इसके अंदर ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। पाकिस्तान सेकंड टियर के ऊपर है। जब ये पाकिस्तान को आगे रखेंगे, नेशनलिज्म लेके आएंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं हमने बनाया, बिल्कुल। न्यूक्लियर बॉम्ब से बड़ी चीज क्या होता है? वी कैन डू एवरीथिंग। द ओनली थिंग इज कि यार मेरी जेबें किस तरह भर जाए, दैट्स इट। That's the only thing. Unfortunate. ये हमारा dilemma है इस मुल्क का. So unfortunate. ये unfortunately. अच्छा, in the end मीर साहब, ये जो वज़ीर आज़म का दौरा चीन है, इसके हवाले से आप, मैं ज़रूर चाहूँगी कमेंट दें। ज़ाहिर है एक तरफ हमारे ऊपर IMF का दबाव है, बजट सर पे खड़ा है, जो कि अब इस दौरे की वजह से 2 के ताख़ीर का शिकार है। इन्फॉर्मेशन तो यही है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो दौरा चीन है कितना इंपॉर्टेंस का हामिल है, और जो हमारी इकॉनमी इस वक्त एक कैओस का शिकार है, ये किस हद तक आप समझते हैं कि इससे स्टेबल होने में ये दौरा रोल प्ले कर सकता है? इट इज़ गेटिंग बेटर। बड़ा स्लो पेस है, बहुत स्लो पेस है, बट आप जब बिल्कुल खंडरात से ऊपर आते हो तो आपको टाइम लगेगा। हमने पेशेंस दिखानी है। लेकिन इस बजट में अगर आपने पीपल फ्रेंडली बजट नहीं बनाया,
आई सस्पेक्ट कि इसके रिपरकशंस बहुत ख़राब होंगे, क्योंकि पीपल कैन नॉट टेक एनी मोर बर्डन। आपका मिडिल क्लास इज़ टोटली बीइंग वाइप्ड आउट। जो लोअर मिडिल क्लास है वो सर्वाइवल रेट के ऊपर है, और आप देख लो कि तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं। अब आप मुझे बताएं कि आम आदमी किस तरह चलाएगा। आपका फर्स्ट इंडिकेटर उर्मिला आ जाता है जब आप ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े होते हैं, तो सफ़ेद पोश औरतें अपने बच्चों के साथ बैठ के देर आस्किंग फॉर समथिंग। व्हाई? बिकॉज उनके घरों के अंदर चूल्हे नहीं जल रहे। तो अब ये नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट आई है कर दिया, हाँ जी आटा दे दो, चीनी दे दो। नो, दैट इज़ नॉट द आंसर। इनको खुद कफील बनाओ, इनको भिखारी मत बनाओ। आटा तो ख़त्म हो जाएगा महीने के अंदर, आगे फिर क्या करोगे? फिर आटा देंगे। इस सिंड्रोम से बाहर निकलो, इनको छोटे छोटे लोन्स दो ताकि ये खुद कफील होके अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को चलाएं। कहीं इनको गाइड करें यार, आप गाइड करो, भिखारी मत बनाओ, एंड दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। पीजे मीर सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। उनके मुताबिक अवाम को उनके पैरों पर खड़ा करने की ज़रूरत है, और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो हम लोगों को एज अ डोनेशन या दीगर चीज़ें या प्रेजेंट करते हैं, उससे बेहतर ये है कि इनके लिए कोई ऐसी स्कीम्स या ऐसे प्लान्स लाए जाएँ जिन पे अमल करके इनको छोटे लोन्स के ज़रिए इनको अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, ताकि ये इकॉनमी के अंदर कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर सके। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से और इसके क्लाइमेट चेंज को लेकर हम बार बार डिस्कशन करते हैं, और ये बहुत बड़ा एक मसला भी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इस पर बार बार बात होना भी बहुत ज़रूरी है। माहौलियाती तब्दीली या मौसमियाती तब्दीली की बात की जाए तो दुनिया का हर शोबा जो है आपका मुतासर हो रहा है, और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है इंसान के लिए कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली की जहाँ हम बात करें, ये उन ममालिक में शामिल है जो इस पे सबसे ज़्यादा इसके असरात हो रहे हैं, दो के कंट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या क्लाइमेट चेंज हमारी प्रायोरिटी का हिस्सा है? हम इस हवाले से काम कर रहे हैं। जो ऑलरेडी एक चीज़ इससे प्रिवेंट करने के लिए मौजूद है, हम उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। मैं दरख्तों के हवाले से बात कर रही हूँ। कराची का मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे जिक्र करूँगी, दो कि हम ओवरऑल बात करते हैं, लेकिन कल एक पिक्चर हमारी नज़रों से गुजरी, हमने सोचा कि इस पर बात भी की जाए कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और गुंजान आबाद जो कह लें शहर है, और यहाँ पर जो दरख्तों के हवाले से हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली ख़तरनाक हद तक इसमें कमी वाक़या हुई है। जहाँ हम बड़ी इमारतों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, वहीं किसी नए प्रोजेक्ट या इमारत की तामीर में जो उसकी जगह पे मौजूद दरख्त है उनको भी काट दिया जाता है। और ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है पिक्चर, ये बड़े मुल्कों की, उनके शहरों की बात हो रही है, और कराची के हवाले से आप देखें तो इसमें ग्रीनरी नाम की चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है। सेंटर में जो पिक्चर है, क्या इस कटाई के बदले में इस इदारे या निजी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा है उसके बदले कोई शजरकारी की जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। इसके बाद जी ग्रीन स्पेस के हवाले से बात की जाए तो इस शहर में सिर्फ 3% जो है वो ग्रीन स्पेस रह गया। हम कराची की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है और जिस पे बात होना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को लेकर हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या इकदाम कर सकते हैं, इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपने इस नोबल कॉज के लिए इनवाइट किया। और क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है, इससे दुनिया में न सिर्फ इंसान बल्कि दूसरी जितनी भी अनवा हैं, स्पीशीज़ जिन्हें हम कहते हैं, सब बुरी तरह मुतासर हो गए। ज़ाहिर है। अच्छा प्रोफेसर, जिस तरह से अभी मैं बात भी कर रही थी कि हम अनफॉर्चुनेटली ये हमारी प्रायोरिटी का भी हिस्सा नहीं, शायद हम इस इशू को इतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं कि ये जो दरख्तों का कटना है या दीगर चेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं, मौसमों का प्रोलॉन्ग होना है, सुनामीज़ आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज का ही एक रिफ्लेक्शन है। तो इस पे इक़दामात कितने ज़रूरी हैं? और अभी हम कराची को अगर स्पेसिफिकली डिस्कस करें। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासर हो रहा है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है। जब हम बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज की, तो उसमें ये वो वाली क्लाइमेट की टाइप है
जो कि इंसानी मुदाखलत की वजह से तब्दीलियां आ रही हैं। अच्छा, ओके। ठीक है, इसमें जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है तब से हमने कार्बन की कंसंट्रेशन अपने एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जो है वो खारिज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक नेचुरल इम्बैलेंस हुआ है और ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से फिर मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं। कहीं पे बहुत सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं और हीट वेव्स आ रही हैं। अभी पिछले दिनों जो हमने हीट वेव का एक्सपीरियंस किया है, दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हीट वेव ड्यूरिंग लास्ट डेकेड। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें इंसानी लापरवाही की वजह से जब आलूदगी बढ़ेगी तो उसका क्लाइमेट पे असर पड़ेगा और उसकी फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को हमें सामना करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर साहब आपने भी खुद भी बात की, अब मैं कराची की पिक्चर जो हम दिखा रहे थे इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कराची के अंदर भी, जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, जो हमने पिक्चर भी देखी है उसमें ग्रीनरी नाम की चीज़ नहीं है, दो कि ऑलरेडी हमें वहाँ पे उस तरह से नज़र नहीं आता। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ज़ाहिर इंडस्ट्रीज़ हैं, एक प्रॉपर सेटअप है, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, आबादी भी उतनी है, वहाँ पर ग्रीनरी के ऑल्टरनेट के ऊपर हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं और आलूदगी बढ़ती ही चली जा रही है। और वो समंदरी आलूदगी तो हमारे सामने है जो कराची के सी का हाल है या ओजन का। अच्छा, कराची के हवाले से जब हम बात करते हैं तो कराची का साइज़ जो है अर्बन एरिया का बहुत बढ़ चुका है और उसको इस स्टेज पे सस्टेनेबल करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह पूरे मुल्क से बल्कि इंटरनेशनली माइग्रेशंस हुई हैं कराची के अंदर, उसकी वजह से ये एक बहुत मेगा सिटी बन चुका है। अब हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो माजी में हो गया वो तो हो गया, अब फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। हम कराची के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें। ऑलरेडी कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है, उन्होंने एक सक्सेसफुल एक वहाँ पे ये प्रोजेक्ट किया है जिसमें एक अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया है। ठीक है। अब ये अर्बन फॉरेस्ट ये एक पूरे कराची के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। लेकिन ये एक काफ़ी तो नहीं है ना। अभी इसके लिए ये है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो हर फर्द को इसमें रोल अदा करना है। ये नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्लांटेशन कर ली। अब मेरा अगला सवाल भी प्रोफेसर यही है कि एक आम शहरी इसमें क्या हिस्सा डाल सकता है, क्योंकि जाहिर है अब इदारे अपने तौर पे हमें पता ही है कितने कैपेबल है या कितना उनमें कैपेसिटी है, वो क्या कर लेंगे। ये एक अर्बन फॉरेस्ट तो ज़ाहिर इतने बड़े शहर के लिए काफ़ी भी नहीं है, हर इंडिविजुअल भी तो कोई कंट्रीब्यूशन दे सकता है। अच्छा, इसमें कराची के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, तो कराची में हम सबसे पहले तो वो स्पेस आइडेंटिफाई करनी चाहिए जहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट डेवलप हो सकता है। अब ये अर्बन फॉरेस्ट जब किसी भी सिटी के अंदर डेवलप होता है तो वो परिंदों की अनवा, वो जानदारों की अनवा जिनको हमने वहाँ से निकाल के शहर बसाए थे, जब ये अर्बन फॉरेस्ट बनेंगे तो उन परिंदों की और उन जानवरों की उसमें वापसी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक सस्टेनेबल अर्बन इकोसिस्टम डेवलप होगा। दूसरा, कराची इस लिहाज से भी बड़ा सेंसिटिव है, ये कोस्टल एरिया है और दूसरा इसकी जो ईस्टर्न साइड है वो इंडस डेल्टा के ऊपर वाक़ है। ठीक है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा जो है उसके अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट है और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पिछले 50-60 साल में बड़ी तेज़ी से इनमें कमी हुई है। अच्छा। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट हैं कि जिनकी वजह से न सिर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं बल्कि बहुत सारी स्पीशीज़ अनवा जो है उनको एक हैबिटेट जिसे हम मस्कन कहते हैं, घर, वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो तेज़ी से कम हुए। अच्छा, इस हवाले से भी कई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, उनमें एक WWF पाकिस्तान जो है वो भी सरे फहरिस्त है। ऐसी ड्राइव्स, प्लांटेशन ड्राइव्स हो रही हैं कि वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्टेशन जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं
जो हर सोसाइटी के, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर रिलीजियस पार्टी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इवन मैं तो इस फेवर में भी हूँ, स्कूल में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में डिग्रीज़ उन लोगों को दी जाएं जो कम से कम अपनी डिग्री के दौरान 10 पौधे लगाएं और उनकी केयर करें। वाह, ज़बरदस्त, बड़ी आपने खूबसूरत बात की है कि वाकई हमें ये कंपल्जन होनी चाहिए कि डिग्रीज़ आपको इस सूरत में मिलें, और ये इतना ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि फॉर द लॉन्गर रन आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए ये कितना नुकसानदेह। अच्छा प्रोफेसर, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, इलाके हैं जहाँ पे इर्द गिर्द लोगों को ग्रीनरी नहीं है ही नहीं वहाँ पर, उन इलाकों में वो मकामी लोग अपने तौर पे कैसे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? इंडोर प्लांट्स हैं, या आप अपनी जो गैलरीज के अंदर कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं, दो कि उनकी रूफटॉप्स के ऊपर, इवन उसकी कंट्रीब्यूशन बड़ी कम है, लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ एफर्ट तो पुट हो सकती है। अच्छा, घरों के अंदर इंडोर प्लांटेशन भी होनी चाहिए, इसका बड़ा इवन हेल्थ के ऊपर और एयर क्वालिटी के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे शेडी और इंडोर प्लांट्स हैं, वो हम लगा सकते हैं। और जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ है, मैं पिछले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, हमने बहुत सारी ऐसी प्लांट स्पीशीज़ जो बाहर दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई, उसमें यूकलिप्टस है, कोनोकार्पस है, ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जिन्होंने हमारे माहौल को डिस्टर्ब किया है। अच्छा। जो हमारी मकामी प्लांट की स्पीशीज़ हैं, हमें उनको दोबारा री इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। और हमारी प्लांट स्पीशीज़ जो मकामी हैं ऐसी हैं, ये ड्राउट रेजिस्टेंट है, इवन पानी की शॉर्टेज को भी टॉलरेट कर सकती हैं। इसमें और हमने अपनी स्पीशीज़ को नहीं किया, हमने जो बाहर से इंपोर्ट कराए उसने कहीं ना कहीं डैमेज ही किया है। वो हमारे माहौल के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाई, और बल्कि उसकी वजह से हमारे माहौलियाती प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा। और जो आप अपने हमारे लोकल प्लांट्स की बात करें जिनका आप अभी मेंशन करते हैं, और मैंने गलती से आपको इंटरप्ट कर दिया, आप प्लीज़ वो कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, इसमें अकेशिया कीकर की बहुत सारी हमारी अपनी स्पीशीज़ हैं, और जिजीफस है, बेरी जिसे कहते हैं, और नीम है, बकैन है, दरेक है, और बबूल है, और जंड है, करीर है। ये ऐसे पौधे जो हमारे अपने हैं और हमारे कल्चर के अंदर भी जो है इनका ज़िक्र है। और हमारा क्योंकि ये इंसान जो है ये इसकी अपने माहौल के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग अडेप्टेशन है। हम देखते हैं कि डायरेक्शन लेस और रूथलेस इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट के दौरान हमारा अपने नेचर के साथ और माहौल के साथ रिश्ता बड़ा कमज़ोर हो गया है। हमें अब ये करना चाहिए, जो स्पीशीज़ को हमने अपने घरों से निकाला, अपने इलाकों से निकाला, उनको वापस लाना चाहिए। और एक नेचर के साथ हमें एक एग्रीमेंट करना चाहिए, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन। नेचर के साथ जो हमने जुल्म किया है ना, हमें वो गलती तस्लीम करनी चाहिए, और उसके बाद रिकन्सिलिएशन में हमें उस नेचर को स्पेस देनी चाहिए, उन स्पीशीज़ को स्पेस देनी चाहिए, और वो स्पीशीज़ हमारे अर्बन एरियाज़ में वापस आएँ, और ताकि हम उनके साथ एक सस्टेनेबल प्लेनेट की तरफ जा सकें। ज़बरदस्त, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें अपने नेचर के साथ जो जुल्म किया है उसको रियलाइज़ करना चाहिए कि जिन पौधों दरख्तों को हम काट रहे हैं, और इतनी पुराने दरख्तों को हम काट रहे हैं, कि हमें रियलाइजेशन कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अनफॉर्चुनेटली अगर ये रियलाइज़ हो जाए तो शायद ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं किसी हद तक कम हो जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।